So beta now we will discuss zero of the polynomial, zeros of the polynomial. Okay. Zero. Zero of a polynomial. So let us know what is zero of the polynomial. Suppose you have a polynomial x plus 5. You have a polynomial x plus 5. You can represent it like this. This is the representing the variable. It is showing that x is the variable in the polynomial. So Px is a polynomial in which x is the variable. Now I want to know the zero of this polynomial. इस polynomial का zero क्या है? तो पहले हमें ये जानना होगा कि zero होता क्या है? What is the zero? तो बेटा value of variable that make whole polynomials value zero means तुमको यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहा है इसमें एक ऐसी वैल्यू लिखनी है, पुट करनी है, सोचनी है जिससे कि ये पूरा सॉल्व करने पे ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए. तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल अगर हम x की जगह -5 ले तो यहाँ देखो हम क्या निकाल रहे हैं, x की जगह -5. तो -5 और +5 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो वी कैन से कि x इज इक्वल्स टू what we can say? We can say x is equals to -5 is zero of polynomial x plus 5. ओके, हम क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -5 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है. क्लियर? जीरो कैसे पता करना है? अभी तो आप ये जाने हैं कि जीरो होता क्या है. वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे कि वो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल बन जाए जीरो. ठीक है, ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अच्छा, इसमें एक टॉपिक और आता है कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं. अभी -5 पुट करने पे तो ये जीरो हो गया. क्या और भी ऐसा कोई नंबर है जिसको पुट करने पे ये पूरा x + 5 जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है. अब आप सोचेंगे कि सर आपको कैसे पता कि नहीं हो सकता है? देखो बेटा, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू द इट्स डिग्री. मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? मैक्सिमम, एट मोस्ट. द मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो किसी पॉलिनोमियल के कितने हो सकते हैं? जितनी उसकी डिग्री है. ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है बताओ? x + 5. ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है. ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है. तो इसके 1 जीरो होंगे. -5 मिल गया, मतलब और आप कोई जीरो नहीं मिलेगा. एक ही है तो मिल ही चुका है. ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं. अब हम देखेंगे कि जीरो को हम निकालते कैसे हैं. सपोज करो कि अभी तो हमने ऐसे ही सोच लिया ना कि -5 होगा तो ये +5 -5 जीरो हो जाएगा. एक सिंपल तरीका है बेटा, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए तुम क्या करो कि x + 5 है, इसका जीरोस निकालना है तुमको, तो तुम इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दोगे. पूरे पॉलिनोमियल को जीरो से, उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो जीरो के लिए. -5 आ रहा है ट्रांसपोज करने पे, तो ऐसे तुम सिंपली इसका जीरो फाइंड कर सकते हो. क्या करना है तुमको? पॉलिनोमियल को उठा करके जीरो से इक्वेट कर देना है और फिर वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, बाकी नंबर को उधर ट्रांसपोज कर देना है. जो वैल्यू आएगी वही उसका जीरो हो जाएगा. ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए. ठीक है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो इतना आसानी से ये तुम्हारा वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा.
तो देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे निकालेंगे इसका जीरो, है ना। ओके बेटा, तो वी वर डिस्कसिंग कि finding zeros of a quadratic polynomial is not so easy as to finding the zeros of a linear polynomial. linear polynomial का जितनी आसानी से हमने निकाल दिया उतना आसान क्वाड्रेटिक का नहीं होने वाला है ना। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक का कैसे निकलेगा। ठीक है, सपोज यू हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल that is x square plus 6x plus 9. Suppose you have this polynomial and now you want to find the zeros of this polynomial. Zeros of this polynomial means you have to find out a value of variable such that when you put that value in this expression or in this polynomial, the value of whole polynomial becomes 0, है ना। हमें वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पुट करने पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हो जाए 0। ओके, तो हाउ विल यू फाइंड इट? As I told you, in the case of the linear polynomial, first of all you equate this polynomial with 0. What will you do? You will equate the whole polynomial with 0. You will equate it whole polynomial by 0. Now you can see as in the linear polynomial we transpose all the constant and other side and we get the variable in one side. But here it is not possible. Simply you cannot transpose all the variables and constant. You can see now, it is not possible for you to transpose the separate the variable, because here x have power 2 and here x have power 1. So you cannot combine them. Okay, आप ये नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो श्रीधराचार्य ने लगाया है आप उसको यूज करेंगे तो ये टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा? होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो वो हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है क्लास 10th में ही, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसको नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऐसे अभी हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं कि इसका जीरोस कैसे निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। तो बेटा यहां पे ये ट्रांसपोज होकर तो नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज कर दो। क्या करोगे? फैक्टराइज। ठीक है, तुम लोग पहले से तो बहुत फैक्टराइजेशन क्लास 9 में तो फैक्टराइजेशन पढ़े ही हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़े हो, सोचते भी होगे एक बार कि ये फैक्टराइजेशन क्यों कर रहे हैं, है ना। अभी तुम समझ सकते हो कि तुम फैक्टराइजेशन करके तुम एक पॉलिनोमियल का जीरोस तो निकाल सकते हो, कम से कम इतना तो तुमको समझ में आ रहा है। एक फायदा तो समझ में आ रहा है फैक्टराइजेशन का ना, कि फैक्टराइजेशन करके हम क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल सकते हैं। जीरोस मतलब जो पुट करने पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ये तुम कर सकते हो। क्योंकि फैक्टर और जीरो का बहुत रिलेशन है, ये भी क्लास 9 में पढ़ाया गया है कि फैक्टर और जीरोस जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं ना, फैक्टर्स दिए हैं तो जीरोस बताइए, जीरोस दिए हैं तो फैक्टर बनाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि फैक्टर्स निकाल लेंगे और फैक्टर्स से जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है तो चलिए देखते हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये रूल आपको पता है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। इसको दो पार्ट में आप करेंगे और इन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, और सम जो है वो इतना ही रहना चाहिए जो वो है। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब टेकिंग आउट कॉमन x प्लस 3, taking out common in this case
In this case common is plus 3, x plus 3. Okay, and now after this we are going to solve it here. X plus 3 is common, you will get x plus 3. So here both the factors are x plus 3 and x plus 3. Then how will you get the zeros? Now x plus 3 multiply x plus 3 equals to 0. So either this one is 0 or this one is 0, है ना, or both one is 0. We will equate this one by 0 and this one by 0, and because इन दोनों का प्रोडक्ट देखो 0 है, तो इट इज इंडिकेटिंग कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 या दोनों ही 0 है ना, तो इंडिकेट कर रहा है। तो उसी को हम कि अगर x प्लस 3 को 0 ले तो x क्या आएगा -3, और इस केस में भी वही आएगा। इसको तो करने का कोई मतलब भी नहीं बनना दूसरे वाले केस को, लेकिन इसके जीरोस क्या है बताइए, -3 एंड -3, मतलब दोनों सेम ही 0 है। इसके दो है लेकिन दोनों सेम है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरो होने चाहिए थे, 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। आप देख सकते हैं इसके 2 जीरोस आए हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम जीरोस हैं, ठीक है। इस तरीके से बेटा आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर देंगे, क्या करेंगे, तो उसके जीरोस आपको मिल जाएंगे। कैसे करना है, पहले तो जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो से आप इक्वेट कर लीजिए, फिर उस पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, और फिर उसके फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर दीजिए, आपको जीरोस मिल जाएंगे उसके। ओके, so now beta we will discuss geometrical meaning of zero of the polynomial. What? Geometrical meaning of zero of a polynomial. देखो कोई पॉलिनोमियल है तो उसके जो जीरोस हैं उसका ज्योमेट्रिकली भी हम आप देख सकते हैं कि उसका जीरो क्या है, ज्योमेट्रिकली भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली क्या कैसे निकल रहा है। देखो बेटा यहाँ एक पॉलिनोमियल है 2x plus 3, polynomial is 2x plus 3, this one is the polynomial. Okay, when you put x is equals to -2, the value of the whole polynomial becomes -1. देखो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने के लिए पहले आपको इसको पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सपोज कि आप एक पॉलिनोमियल है 2x plus 3, आप इसका जीरोस निकालना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकली निकालना चाहते हैं, तो ज्योमेट्रिकली निकालने के लिए पहले उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना आपको। तो ज्योमेट्रिकल देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, कहां से जाएगी, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 2x plus 3 ये हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल बेटा, 2x plus 3 ये है पॉलिनोमियल। आप क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को मान लेंगे कि ये y के इक्वल है, क्योंकि बेटा देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए दो वेरिएबल्स की जरूरत होती है ना, एक x मींस दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, वेरिएबल मींस दो कोऑर्डिनेट्स, एक x का भी कोऑर्डिनेट होगा और एक y का भी कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ x y दोनों में रिलेशन होना चाहिए। तो 2x plus 3 तो दिया हुआ था, हमने मान लिया कि ये y के इक्वल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये y के इक्वल है। अब आप x की वैल्यू कोई पुट करिए, ये आपके ऊपर है कि आप क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे तो इसने -2 किया हुआ है, आप -3 कर सकते हैं, -4 कर सकते हैं, -8 कर सकते हैं, जो मन करे आप करिए, आपको एक वैल्यू यहाँ पुट करनी है।
आप एक वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होके एक नई वैल्यू आपको देगा। सपोज करिए कि मैंने 2 पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया? ये -2 पुट किया मैंने, x इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया। तो टेकिंग x इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा y की वैल्यू? 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। एक कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा, एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? x2 y7, ये मिल गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 2 7 2,7, ऐसे ही कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हो ना, 2,7। अब एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर का स्ट्रेट लाइन होता है। अब सवाल ये है कि क्या एक ही कोऑर्डिनेट से हम इसको प्लॉट कर देंगे? नहीं, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए उसके, 2। जैसे आपने अभी एक x इज इक्वल टू 2 पे निकाला ना, एक बार और करिए। अब क्या करेंगे आप? कोई भी वैल्यू फिर आप लीजिए, अभी कोई भी वैल्यू टेकिंग x इज इक्वल टू 1 आप ले सकते हैं, है ना। दूसरी बार क्या कर लिया? x इज इक्वल टू 1 ले लिया। x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू 5। फिर एक कोऑर्डिनेट बन गया बेटा, क्या बना? 1,5। अब इन दोनों को आप ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। क्या? 2,7, 2,7 कहाँ आएगा? 2,7 देखो यहाँ आएगा, और 1,5 कहाँ आएगा? 1,5 यहाँ आएगा, ये देखो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको एक स्केल लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे स्केल से ज्वाइन करके ऐसे खींच देनी है स्ट्रेट लाइन। क्या करना है? दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करके ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो वो आपका ग्राफ बन जाएगा, और कम से कम इतना खींचिएगा कि वो इधर तक आकर के इसको कट करे। समझ रहे हैं आप? कम से कम एक्स एक्सिस को तो कट करे। कहने का मतलब मेरे ये है बेटा कि जैसे तुमने यहाँ पॉइंट किया, यहाँ पॉइंट किया, आप तुम सोचोगे कि सर लाइन कितनी बड़ी ले जाए, इतनी बड़ी तो कम से कम खींचो कि वो एक्स तक को कट करे। ठीक, इतना खींच लिए। अब तुम देखोगे कि ये जो लाइन है वो एक्स को कहां कट कर रही है? एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है? -3/2, 0 पे, -3/2, अब -3/2 जो है वो x की वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पे जब तुम पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मींस -3/2 जो है वो पॉलिनोमियल का 0 है। तो तुमको इससे क्या पता चला? तुमको इससे ये पता चला कि जब हम किसी पॉलिनोमियल का जीरो ज्योमेट्रिकली फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे, फिर वो ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा, जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, वहां पे एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्लियर है? तो ज्योमेट्रिकली भी आप 0 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ज्योमेट्रिकली? सबसे पहले आपको उस पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखना पड़ेगा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है। जहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को वहां पे एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो ये ग्राफ 2 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को। आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो 2 जीरो होते हैं, एक बार कट करने से तो एक ही 0 मिलेगा ना। तो वो ऐसे जाएगा, या तो इधर ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, 2 बार कट करेगा, 2 जीरो मिलेंगे। क्यूबिक का 3 बार कट करेगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप ज्योमेट्रिकली जीरोस निकालना चाहते हैं तो क्लियर है कि पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करते समय मैंने बताया आपको अपने मन से एक वैल्यू लेनी है, दूसरी वैल्यू निकल के आएगी आपके सामने, वो कोऑर्डिनेट बन जाएगा।
हाँ, लेकिन अपने मन को जब अपने मन से जो वैल्यू ले रहे होंगे तो थोड़ा मन को इस तरीके से चलाइएगा कि जो वैल्यू आप एक तो ले गए, तो जो दूसरी वैल्यू निकल के आए वो भी एक इंटीजर की तरह आए, छोटा सा ही इंटीजर आए। नहीं समझे? समझने के लिए देखो यहाँ पे दे रहे हैं, मान लो किसी किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर अपने ही मन से लेना है, तो ले लेते हैं कि टेकिंग x is equals to 300 0.7 या कुछ भी ऐसा ले रहा है वो 300 है ना, तो देन यू विल गेट द वैल्यू व्हाट 2 multiply by 300 600 plus 3 603। तो तुमको ये भी तो उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर लिखना पड़ेगा ना ज्यादा सारा, है ना। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आप एक वैल्यू यहाँ ले रहे हैं तो दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में आ जा रही है। आपने एक वैल्यू तो फ्रैक्शन में नहीं लिया, सपोज x इज इक्वल टू आपने ले लिया कुछ एक वैल्यू, अब y क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक कि बहुत बड़ा नंबर मत लो, ऐसा लो जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट रहे। दूसरा कि वैल्यू लेते समय ये भी ध्यान रखो कि जो वैल्यू बाद में आएगी वो भी एक सुटेबल वैल्यू आए, यानी कि पॉइंट में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, ऐसी वैल्यू ना आए। ठीक है, ये दो चीजों का ध्यान रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू अपने मन से ले सकते हो। देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। नाउ वी वांट टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, so here we are discussing the geometrical meaning, that's why we will go by plotting the graph of this polynomial. Okay, we will plot the graph. Actually we already know कि there are different ways to find the zero of this polynomial, है ना। हम algebraically भी तो इसका जीरो निकाल सकते हैं, फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना चाहते थे, इसे ज्योमेट्रिकली देखेंगे। ठीक है, देखो जब भी तुम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालोगे, ठीक है, तो सॉरी ग्राफ प्लॉट करोगे, जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ इधर जो है पैराबोला होगा या हाइपरबोला, पैराबोला बनेगा, सॉरी हाइपरबोला, पैराबोला बनेगा। वो क्या बनेगा, हमेशा पैराबोला। तुम देख रहे हो यहाँ पे, या तो ऐसे रहेगा इसका शेप इस तरीके से, या तो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से, ऐसे, समझ रहे हो, या तो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड या अपवर्ड, ये दोनों पैराबोला बनेगा, पैराबोला बोलते हैं इसको। या तो पैराबोला अपवर्ड रहेगा या पैराबोला डाउनवर्ड रहेगा। ये कैसे पता चलेगा अपवर्ड रहेगा डाउनवर्ड रहेगा, देखो ये ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको अगर तुम कंपेयर करोगे जन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल से, ए की वैल्यू 1 आ रही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट को सी। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो मानोगे, है ना। एक्स का कोफिशिएंट -3 है, मतलब बी की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -4 है यहाँ पे। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही, ए की वैल्यू तो ये डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 रही तो ये अपवर्ड बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी एक बार ध्यान में रखना कि कब डाउनवर्ड बनता है कब अपवर्ड बनता है, ये वैल्यू ए पे डिपेंड करेगी। अगर ए इज लेस देन 0 है, सॉरी ए मोर देन 0 है मींस 0 से बड़ा है डाउनवर्ड, 0 से छोटा है अपवर्ड। दोनों ही केस में क्या बनेगा, पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोला होगा। ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, सिमिलर प्रोसेस है जैसे लीनियर का किए थे। क्या करोगे, इसमें तुम x की कोई एक वैल्यू लोगे, y की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है,
जैसे x इज इक्वल टू -2 लिए तो -2 जब इसमें पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4 दिस विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 6 -4 प्लस 4 -4 कैंसल्ड बिकम 6 तो x -2 पुट किए तो वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो सिमिलरली अब देखो उसमें क्या था कि हमने बस दो लिया था, बस दो कोऑर्डिनेट निकाले थे, जैसे एक यहाँ पे निकाल लिया -2, 6 एक और निकाल लिया तो लीनियर का ड्रॉ हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो से काम नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्योंकि लीनियर नहीं है ना, लीनियर में स्ट्रेट लाइन बनती है बेटा, वो सिर्फ 2 पॉइंट से डिफाइन हो जाएगी, तुम जितना लंबा खींचना चाहते हो खींच डालो 2 पॉइंट पे ज्वाइन करके, है ना। लेकिन यहाँ पे तुमको, ये तो तुम जानते हो नीचे जाएगा फिर ऊपर भी आएगा, तो तुमको एक नेगेटिव टू पॉजिटिव तक में जानी पड़ेगी वैल्यू को तुमको लेकर के क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव तक में जानी पड़ेगी y की वैल्यू को लेकर के, समझे। या तो पॉजिटिव से शुरू किए होगे तो नेगेटिव तक में चले जाना। ठीक है, कहने का मतलब जैसे x को -2 से शुरू किया है तो तुम देख रहे हो ये पॉजिटिव में भी ले आया वैल्यू जो है x की, इस तरीके से तुम करोगे तो तुम देख सकते हो इधर y जो है, y क्या है, इधर पॉजिटिव है, इधर धीरे धीरे नेगेटिव भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुमको कम से कम 5-6 वैल्यू इस तरह से निकालनी पड़ेगी तब जाके ये पूरा घूमेगा अच्छा कोई सोचे कि सर 5 निकाले, 6 निकाले, 3 निकाले, कितना निकाले, कैसे पता। देखो x पे जब तुम पैराबोला को ड्रॉ कर रहे हो जब तक वो x को 2 बार कट ना कर दे तब तक तुम्हारा पैराबोला कंप्लीटेड नहीं है, ऐसा समझ लेना। कम से कम 2 बार कट करता हुआ दिखे, क्योंकि तुम्हारा पर्पज ये है कि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है वो क्लियर है तो अगर मान लो तुमने 3 ही निकाल के छोड़ दिया, तुम्हें नहीं समझ आया, 3 निकाल के उसको ड्रॉ करना शुरू किया, अब यही तक आया तो तुम और आगे बढ़ाओ और वैल्यूज लो, फिर उसको आगे बढ़ाओ जब तक वो 2 बार एक इधर या जहां भी कट करना है, एक्स एक्सिस को 2 बार जब तक कट नहीं करता तब तक तुम उसको बढ़ाओ। स्ट्रेच करने के लिए तुम्हें कोऑर्डिनेट चाहिए ना, स्ट्रेच करने का मतलब कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल करके उसको बढ़ाते रहोगे। ठीक है इस तरीके से तुम जीरो पा सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया, -1, 0 पे, इसका मतलब -1 एक 0 हो गया इसका, और इधर कहां कट किया 4, 0 पे, मतलब 4 एक 0 हो गया। एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वहां पे एक्स का कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, है ना। तो -1 एंड 4 ये दो जीरोस हैं इसके। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ केसेस हैं, यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ किए गए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, देखिए 2 जगह पे कट किया है, यहाँ भी किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही टच किया है पैराबोला, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे से। आप सोचेंगे सर इसमें 2 जीरोस कहाँ से मिलेंगे अब हमको, है ना। देखो जब एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही टच करके वो घूम गया तो तुम समझ लो कि इसके दोनों जीरोस आइडेंटिकल है, सेम जीरोस हैं, जहां पे टच किया है वही वहां पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वही उसका 0 है। मुझे दूसरा 0 कहां गया, तो बोला आइडेंटिकल्स है। जैसे अभी एक हमने किया था ना x-3 x- दोनों में -3 था, उस केस के लिए ये है। ठीक है, सेम वही चीज ये भी बता रहा है, आइडेंटिकल जीरोस है। ठीक है, कुछ नो जीरोस के भी केसेस होते हैं। यस, what it's showing is this polynomial has no zeros, no real zeros, this polynomial has no real zeros। कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे भी होते हैं जिसके रियल जीरोस नहीं होते हैं, जिनके जीरोस हम निकाल नहीं पाते हैं रियल नंबर में, समझे। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं तुमको यही बोल दूं कि तुम इसी का जीरोस निकालो, x² + 2, ठीक है, तुम इसका जीरोस निकालने जाओगे तो ये तुम पाओगे x = -√2,
माइनस रूट टू कोई रियल नंबर तो होता नहीं है। माइनस रूट टू, ये तो प्लस माइनस बाहर की अलग बात है बेटा। माइनस रूट टू इसकी वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव नंबर रूट में तो रियल नंबर होता नहीं है, इसका कोई रियल जीरो नहीं है। तो अगर इस तरह के केसेस आएंगे तो इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल का कोई रियल जीरो नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट में हम लोग क्यूबिक वाला डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें क्या है,